We are doing a market outlook, June 2026. I talked about the conflict between US, Israel, and Iran. Then I talked about the current negotiation which is going on, wherein USA has no option than to kind of settle the war between Iran and also speak to their counterpart, which is Israel. Then we'll come to global economy. Global economy में मैंने आपको बताया कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसकी जो ग्रोथ है जो 3.4% से एक्सपेक्टेड थी, वो ग्रोथ कहीं ना कहीं स्लो डाउन होकर 3.1% पे आई है ग्लोबली। सेंट्रल बैंक की जो बैलेंस शीट है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। ग्लोबल डेट जो है वो सर्ज हो रहा है। ग्लोबल डेट का मैंने आपको बताया कि $350 ट्रिलियन की उधारी है। अगर आप देखा जाएगा तो इसमें $107 ट्रिलियन सिर्फ गवर्नमेंट ने उधारी लेके रखी हुई है, और उनका ऑब्जेक्टिव है इस उधारी से और उनकी कंट्रीज को, इकोनॉमी को आगे बढ़ाना। अब हम बात करते हैं इन्फ्लेशन की। तो इन्फ्लेशन के नंबर जो एक्सपेक्टेड थे वो उतनी तेजी से बढ़े नहीं वॉर की वजह से। तो इन्फ्लेशन जो है वो मॉडरेट है अभी भी। बट कमोडिटी के प्राइसेस में काफी सर्ज देखने को मिला है। अगर लॉन्ग टर्म बोरोइंग कॉस्ट आप बात करते हैं तो दैट इज क्लाइंबिंग अबव द पोस्ट कोविड पीक। पिछले बार जो कोविड में जो रेट बढ़े थे उस हिसाब से अगर आप देखते हैं तो जो बोरोइंग के रेट है वो काफी बड़े हैं। और मार्केट सीज इन्फ्लेशन एज द बिगेस्ट रिस्क एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जैसा हम लोगों ने देखा था कि इन्फ्लेशन कोविड के बाद में काफी बढ़ गया था, उस हिसाब से अगर इस समय पे अगर बात करेंगे तो पूरे वर्ल्ड में एक ही चिंता है कि ये जो वॉर है इसकी वजह से जो फूड का प्राइस बढ़ गया है, इसकी वजह से उनकी कंट्री में अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उसको लेके सभी लोग चिंता कर रहे हैं। और ये नंबर यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। अब हम बात करते हैं थोड़ी बहुत चाइना मार्केट के बारे में। तो देखिए चाइना मार्केट में ये है कि चाइना जो है वो डोमिनेट करता है पूरे ग्लोबल एक्सपोर्ट वॉल्यूम को। मतलब ओवर 50% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट। आप समझिए उनका जो मार्केट शेयर है वो ग्लोबली अगर, और इसमें एक कैटेगरी दो कैटेगरी नहीं, ऑलमोस्ट 315 कैटेगरी में 50% ग्लोबल एक्सपोर्ट करता है। जिसमें 116 कैटेगरीज ऐसी हैं जिसमें 70% मार्केट शेयर है उनका। और ऐसी 23 कैटेगरी है जिसमें कुछ रेयर अर्थ भी हो सकते हैं, जिसमें उनका वॉल्यूम जो है वो पूरे वर्ल्ड में वो 90% कमांड करता है। सो चाइना का जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है विद ग्लोबल प्लेयर अक्रॉस द वैल्यू चेन एडेड बाय जाइंट सब्सिडरी, वो सबसे ज्यादा है। अगर इंडस्ट्री सब्सिडरीज की बात करेंगे तो 15 इंडस्ट्रियल सेक्टर, उसमें अगर आप ओवरऑल एवरेज देखते हैं, मतलब मैं पिछले 15-20 साल की बात कर रहा हूँ रेवेन्यू की, उसमें सबसे ज्यादा जो मार्केट शेयर है चाइना का है, उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ही वही है। दूसरा, एक चाइना को एक और सपोर्ट मिला हुआ है कि जो एशियन डिमांड है वो चाइना के एक्सपोर्ट के वजह से ओवरऑल काफी अच्छी है। चाइना ने $6.7 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट किया है, और जो कि एक समय पे $4 ट्रिलियन था। मतलब आप समझ लीजिए कि चाइना के जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ते ही जा रहा है। और चाइना रिलाइज ऑन एशियन डिमांड टू सस्टेन द एक्सपोर्ट। दूसरी चीज है, चाइना का जो जीडीपी है वो भी स्टेबल हो गया है कहीं ना कहीं, 5% YOY मार्च क्वार्टर। जो कि पहले बीच में उसका जीडीपी का जो परसेंटेज ग्रोथ था वो नीचे जा रहा था, वो भी कहीं ना कहीं स्टेबल हो गया है। और चाइना का जो एआई कैपेक्स है वो इतना नहीं बढ़ रहा है जितना यूएस में एआई का कैपेक्स बढ़ रहा है। तो इंडिया का तो है ही नहीं, हमारा कैपेक्स तो एआई में नेग्लिजिबल है, विल टॉक अबाउट दैट। बट ओवरऑल चाइना का भी बहुत ज्यादा एआई पे अभी तक के देखने को नहीं मिला है। इनफैक्ट चाइना में ओवरऑल डिमांड जो है वो थोड़ी वीक हुई है, और कुछ एक लोन जो है वहां पे धीरे धीरे डिफॉल्ट होना चालू हुए हैं, जो कि एक इकोनॉमी के लिए अच्छी न्यूज नहीं है। एंड अदर थिंग इज, आप अगर देखते हैं तो चाइना में कंटिन्यूअसली आउटफ्लो देखने को मिला है, और आउटफ्लो इज अबाउट $218 बिलियन। अब देखो ये लाइन देखने को मिल रही होगी आपको 2025 से, आप देखेंगे लगातार जो है ये क्यूमुलेटिव इनफ्लो टू चाइना ईटीएफ सिंस 2017, 2007, जो 2007 से लगातार चल रहा था इनफ्लो, ये कहीं ना कहीं अब आउटफ्लो में बदल गया है। मतलब जो एफआईआईज है वो ऐसा नहीं कि इंडिया से भी निकाल रही है, वो चाइना से भी निकाल रही है। अब कुछ 2 मिनट हम यूएस इकोनॉमी के बारे में भी बात कर लेते हैं।
तो यूएस इकोनॉमी में ये क्वार्टर में ग्रोथ अगर देखेंगे तो काफी इंप्रूव हुआ है। क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ये मैं अभी आगे की स्लाइड में आपको बताता हूँ। फिर अगर यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट अगर आप देखते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं 4.3% पे सेटल हुआ है, मतलब इंडिकेटिंग दैट लेबर मार्केट इज स्टिल रेजिलियंट। जैसा एक्सपेक्ट किए थे कि वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा वॉर के वजह से यूएस में, उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, बट ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। एंड यूएस कंटिन्यूज टू लीड ईपीएस ग्रोथ ग्लोबली। यूएस की जो कंपनीज हैं उनकी जो आप ग्रोथ देखते हैं ईपीएस की, वो अक्रॉस द ग्लोब सबसे हाईएस्ट है। चाहे आप उसे एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट से कनेक्ट करें, एमएससीआई जापान से करें, यूरोप से करें, यूएसए से करें, अगर सभी में आप करते हैं तो ये देखने को मिला है कि यूएस का जो ओवरऑल ईपीएस ग्रोथ है वो काफी अच्छा है वहां की कंपनियों का। US household equity holding goes by roughly $10 trillion in 2025। देखिए वहां का जो माहौल है यूएस का, वो इन्वेस्टमेंट्स को लेके बहुत बड़ा है अनलाइक इंडिया। और रफली $10 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट बढ़ा है 2025 में है अकेले यूएस हाउस होल्ड का। इसका मतलब उनकी इकोनॉमी उनके मार्केट्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। कल को ऐसा हुआ कि मार्केट अगर अच्छे नहीं चले यूएस में किसी वजह से, तो उसका सीधा इफेक्ट वहां के हाउस होल्ड में देखने को मिलेगा। तो ये इसका डाउन साइड रिस्क हो जाता है। और अपसाइड रिस्क ये होता है कि सभी लोग इकोनॉमी की ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सभी लोग वहां पे अपने वेल्थ को क्रिएट कर पा रहे हैं। अब एआई कैपेक्स जो है वो नियरली 80%, जो इंक्रीमेंटल आया है यूएस में, उसका 80% जो कैपेक्स है वो एआई में गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। और वही यूएस में रियल ग्रोथ क्रिएट कर रहा है। यूएस इंपोर्ट्स मेजॉरिटी ऑफ एआई डेटा सेंटर इक्विपमेंट। तो यूएस क्या करता है, जो एआई डेटा सेंटर के जो इक्विपमेंट्स है वो इंपोर्ट करता है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है एआई में वो सबसे ज्यादा उन्होंने किया हुआ है। दूसरी चीज ये देखने को मिलेगी कि जैसा मैंने बोला कि यूएस पे लगातार उनका जो डेट है वो बढ़ते जा रहा है। एज आई स्पीक टू यू टुडे, उनका डेट जो है $39 ट्रिलियन का डेट है। आप समझिए, अगर आप उसको पर सिटीजन बोलते हैं तो 1,13,000, ऑलमोस्ट 1,13,000, 1,14,000 का पर सिटीजन डेट है डॉलर में, डॉलर टर्म में। तो आप समझिए कि सबसे ज्यादा अगर आप किसी का अगर डेट देखते हैं पूरे वर्ल्ड में तो यूएस में है। दूसरी एक इंफॉर्मेशन यूएस का देखने को मिली कि जो इनका डॉलर इंडेक्स है वो बिलो 100 है। जनरली ये एक लास्ट टाइम में ये 114 तक पीक किया था पिछले 3-4 महीना 6 महीना पहले, बट वो अभी आके 98 में हो गया है। मतलब वो भी कहीं ना कहीं सेटल हो रहा है। यूएस का जो 30 ईयर बॉन्ड है वो 5% तक पहुंच गया पहली बार। जनरली ये 1.5 to 2%, मैक्सिमम हुआ तो 3% तक होता है, बट इस बार वो है 30 ईयर का जो बॉन्ड है वो 5% तक चला गया है। नॉन यूएस इन्वेस्टर का इनरशिप, अच्छा अभी आप देखते हैं कि मैंने आपको बताया कि $10 ट्रिलियन का यूएस में इन्वेस्टमेंट हुआ 2025 में हाउस होल्ड की तरफ से। अब इसमें अगर आप देखते हैं कि यूएस का ओवरऑल ओनरशिप जो है वहां की शेयर मार्केट की, वो किसके पास में है, तो यूएस एसेट ओन्ड बाय नॉन यूएस एंटिटी। आप लास्ट टेबल में देखेंगे, लास्ट एंट्री, इसमें क्लियरली बता रहा है कि 2017 में जो कि 31% थी, अब 2025 आते आते 65% हो गई है। मतलब जो यूएस की कंपनी है वो यूएस के सिटीजन अभी होल्ड नहीं कर रहे हैं। जो बाहर की कंट्रीज है, अमेरिका, यूरोप की कंट्रीज है, स्विट्ज, चाइना के लोग हैं, उन लोगों का इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो कनाडा है, वो इसमें ज्यादा हो गया है। मतलब ऑलमोस्ट 65% का शेयर हो गया है। एक समय में हमारा भी टाइम था जब हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, बाहर का जो इन्वेस्टमेंट था ये इंडिया का, वो 31% पहुंच गया था एफआईआई का, जो कि घट घट के अभी 15% हो गया है। अफकोर्स मैं उसके बारे में आने वाली स्लाइड में बात करूंगा। अब बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की, कि इंडियन इकोनॉमी में क्या हो रहा है। तो कुछ एक हेडलाइंस है। आई वुड लाइक टू गिव क्रेडिट टू मोतीलाल ओसवाल, कोटक म्यूचुअल फंड्स फॉर शेयरिंग various data points, Ikigai. We picked up various data points from their slide also. And हेडलाइन ये बोलता है कि इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग है पीएमआई, वो 3 महीने में, मतलब अब जाके 3 महीने में डोमेस्टिक डिमांड के स्ट्रांग होने की वजह से
बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जीएसटी कलेक्शन आप देखते हैं तो 3.2% का वाईओवाई ग्रोथ हुआ है। एंड ओवरऑल कलेक्शन 1,94,000 करोड़ हुआ है। मतलब मोटा मोटी 2 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ है। मतलब इसमें पिछले महीने से अभी महीने में देखेंगे तो 3.2% का ग्रोथ हुआ है। अच्छा, इन्फ्लेशन की बात करते हैं। इन्फ्लेशन जो है अभी 3.8% जो था अप्रैल में, अभी लेटेस्ट डेटा डिक्लेयर होगा मई जून जुलाई का, आपको अप्रैल में जून का जो आपको जुलाई में देखने को मिलेगा। पर ऐसा देखने को मिल रहा है कि इन्फ्लेशन जो है वो करीब करीब 4.2 4.3 पे ही है। तो बहुत ज्यादा उसमें इन्फ्लेशन बढ़ा नहीं है इस बार। फिर देखते हैं, पेट्रोल और डीजल हाइक्स जिसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से थोड़ा इन्फ्लेशन और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ा है, ये क्रिसिल ने भी बोला है। बट मेरा सेंस है कि 4.2 4.3 के ऊपर में इन्फ्लेशन नंबर नहीं आएगा। अब इंडिया को अगर हिस्टोरिकली देखते हैं तो 6% इन्फ्लेशन देखने की आदत है। उसके सामने ये नंबर फिर भी बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड है, इतना बड़ा क्राइसिस होने के बाद भी। पीएमआई सर्विस रोज टू 59.8। देखिए, पीएमआई 50 के अगर ऊपर है, 51 52, इसका मतलब है कि वहां पे काफी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम हो रहा है, ग्रोथ देखने को मिल रही है। पर हमारा 51 52 से 59.8 चला गया मई में, जो कि हाईएस्ट है सिंस नवंबर, पिछले 6 महीने में। अगर आप देखते हैं तो उस हिसाब से बहुत ही अच्छा नंबर है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग में काम रुका नहीं है, बढ़ रहा है। अप्रैल इंडस्ट्रियल ग्रोथ राइज टू 4.9% फ्रॉम 3.2%। ये देखिए, कुछ एक इकोनॉमिक पैरामीटर्स होते हैं। आपको अगर देखना है कि इकोनॉमी की आज सिचुएशन क्या है, किस तरह से चल रही है, तो ये पता चलता है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ में भी इजाफा हुआ है। एक समय पे 3.2% था, वो 4.9% आ गया है। अब बात करते हैं इंडिया के मैक्रो की। तो देखिए, मैक्रो में अपन ने देखा था कि ये जो ऑयल ऑयल प्राइसेस अगर ये कंटिन्यूअसली हाई रहे तो क्या क्या डिसरप्शन होगा। तो इसमें 3 सिनेरियो बनाया था। एक सिनेरियो है कि अभी वापस $65 पे आ जाएगा, अभी वैसे 75 पे है। दूसरा बनाया था कि भाई बेस सिनेरियो की 95 पे ही रहेगा, जो पिछले 3 महीने में गया था। और एडवर्स होगा तो $100 के ऊपर निकल जाएगा। तो अभी ये दोनों के चांस तो नहीं है, अभी यहाँ के चांस है प्री वॉर सिनेरियो। तो इसमें जो है इंडिया का जो कैड है, करंट अकाउंट डेफिसिट, और जीडीपी, दोनों में 1% का फर्क पड़ेगा। मतलब अगर हम 8% ग्रो करने वाले थे तो 7% ग्रो करेंगे, और हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट हो सकता है 1% से बढ़ जाए। अच्छा, दूसरा क्या होगा कि भाई आपके रिजर्व कितने, बीओपी बैलेंस कितना है, तो वो आसपास $7 बिलियन के आसपास है, और उतने ही रहने वाले हैं। उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जो बीच में ऐसा हुआ था कि आप ग्रोथ को सपोर्ट कर रहे हो और डॉलर को लॉस कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है सिनारियो। अगर ये वही वही रेट पे आ जाता तो सेम हो जाएगा। रुपी का चांस है कि इट विल कम बैक टू 91, 95 तक पीक हो गया था। अगर ये वापस 65 पे आ जाता है तो देर आर चांसेस कि रुपी में कम बैक टू 91। रियल जीडीपी ग्रोथ 7% पे आ जाएगा, दैट्स अ गुड नंबर। और जैसा मैंने बोला, सीपीआई इन्फ्लेशन नंबर 4.1 4.2 के आसपास रहेगा। और जो सेंटर का जो एक्सपेक्टेड है जीएफडी जीडीपी, वो भी 4.3% रहेगा। तो अगर ये सिचुएशन है तो दिस इज अ वेरी गुड हेल्दी सिचुएशन फॉर आवर इकोनॉमी। नथिंग टू वरी अबाउट एज फार एज इकोनॉमी इज कंसर्न। 7% ग्रोथ इज अ वेरी गुड नंबर, एंड सीपीआई इज 4%। मतलब आपका नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 11 11.5 12% तक पहुंच सकता है। अगर आपका इकोनॉमी का नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 12% पे होती है, इसका मतलब 6 साल में आपकी इकोनॉमी डबल हो जाएगी। तो आज अगर इकोनॉमी की साइज $4.18 ट्रिलियन है, तो अगले 6 साल में, विच इज अबाउट 2032, हमारी जो इकोनॉमी है 2032 तक, उसका पूरा चांस है कि ये $8 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी, विच विल बी थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। एनर्जी कॉस्ट ड्राइव इन्फ्लेशन हायर, विच इज फाइन। इंडिया ट्रेड डेफिसिट स्टेट एलिवेटेड। देखिए, ये एक ध्यान देने की बात है कि अगर डॉलर अगर 95 पे रुपी चला गया है, तो हमें इस समय पे एक्सपोर्ट पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए इमीडिएटली। अदरवाइज हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है बढ़ जाएगा, क्योंकि डॉलर के ऑयल के प्राइस बढ़े हुए थे, और इसके वजह से गैप हमारा बढ़ता चला जाएगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड बी फोकसिंग ऑन leveraging the depreciated INR for exports.
That is very, very important. I'm sure government of India is working on those areas. Now we'll talk about fiscal deficit number for 2027. देखिए, फिजिकल डेफिसिट में ये गवर्नमेंट का मानना था कि हम अगर जाएंगे तो अपने बच्चों पे उधारी देके नहीं जाएंगे। इसलिए इन्होंने जो पॉलिसी बनाई थी वो ऐसी बनाई थी कि फिजिकल डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़े ना, और एक एक कंट्रोल्ड मैनर में ये कंट्रोल्ड होए। लेकिन ऐसा शायद देखने को मिलेगा कि बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन, आप देखिए यहाँ पे ये फिजिकल डेफिसिट जो है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिख सकता है। ये करीब करीब 8% के ऊपर जा सकता है, जो कि गवर्नमेंट का एंडेवर था कि उसको 6% तक रखना चाहिए। अब आ जाते हैं कि इंडिया की क्राइसिस प्लेबुक देखते हैं कि लोगों ने काफी बात की कि भाई ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। अभी देखिए, जब जब क्राइसिस आया है इकोनॉमी में तो उसके एडवर्स इफेक्ट तो आते ही है। 1965 में आप देखेंगे फूड एंड इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, तो हमने उस समय पे अपना गोल्ड रिजर्व, गोल्ड को जो है गिरवी नहीं रखा था। लेकिन 1991 में जब बीओपी क्राइसिस हुआ था पहली बार, तो हम लोगों को अपना सोना गिरवी रखना पड़ गया था। क्या इस बार रखना पड़ा गिरवी? द आंसर इज नो। दूसरा पहलू देखते हैं कि करेंसी जो है उस समय पे डिवैल्यूएट हुई थी। तो 1965 में जब क्राइसिस हुआ था तब भी हुई थी, 91 वाला जो बीओपी क्राइसिस हुआ था तब भी हुई थी। बट इस बार अगर आप देखने को मिलेगा तो करेंसी डिवैल्यूएट हुई है, बट उस परसेंटेज में नहीं हुई जिस परसेंटेज में उस समय हुई थी। थर्ड पॉइंट है रेस्ट्रिक्शन ऑन प्राइवेट गोल्ड एंड सिल्वर। उस समय भी हमारे प्रधानमंत्री ने बोला था 1965 में कि आप जो है गोल्ड अभी मत खरीदें, गोल्ड एंड सिल्वर। 99 में नहीं बोला गया, 98 एशियन क्राइसिस में नहीं बोला, लेकिन 2013 टेंट्रम जो हुआ था, टेपर टेंट्रम, उस समय भी ये बोला गया था। 2022 के समय पे जब वॉर हुआ था उस समय भी ऐसा फीडबैक आया था कि आप कम कंज्यूम करें गोल्ड और सिल्वर को, और इस बार भी बोला गया है। इस बार फर्क इतना है कि हमारे प्रधानमंत्री ने सीधा जनता से बात करके ये बात बोली है। फिर अगर आप बात करते हैं ड्यूटी हाइक्स और अदर डिस्क्रिशनरी, उसमें बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं मिले। डॉलर बॉन्ड्स में चेंजेस नहीं मिले, मॉनेटरी मेजर्स में कोई चेंजेस नहीं मिले। बट हाँ, फ्यूल के प्राइसेस बढ़े हैं क्या? यस, 1991 में भी बढ़े थे, 2013 में भी बढ़े थे, 2022 रशिया यूक्रेन वॉर में भी बढ़े थे, और इस बार भी बढ़े। तो इस तरह की सिचुएशन हुई है। अब देखिए मॉनसून की बात करते हैं कि ये तो हो गया पास्ट, अब आगे क्या है। सो मॉनसून एक्सपेक्टेड टू बी वीक दिस टाइम ऑल्सो। आप लोगों को सभी को पता है कि एलिनो जो इफेक्ट है वो काफी ज्यादा रहा इस बार इंडियन ओशियन में। सो उसके भी कुछ डेटा नंबर्स देख लेते हैं कि कैसा रहेगा। सो ऐसा मानना है कि 10 साल का जो एवरेज खरीफ का जो सीजन है वो इस बार अच्छा रहेगा, बहुत ज्यादा खराब होने की दिक्कत नहीं दिख रही है। एम्प्लॉयमेंट डिमांड अंडर द मनरेगा स्कीम हैज डिक्लाइन लिटिल बिट। एंड एनिलिनो के एक टेबल बनाया है कि अगर 2015 में भी ये इफेक्ट आया था, 16 में भी आया था, 19 में भी आया था, 24 में भी आया था, और 27 में आने वाला है। इसके वजह से एलपीए डेविएशन अगर आप देखते हैं तो इट कैन स्टैंड एट 92%। इंडियन ओशियन डिप्लोल में अगर आप देखते हैं तो 0.04% का इफेक्ट आएगा, जिससे हो सकता है कि फूड इन्फ्लेशन हमारा 5.7% हो जाए। एक पिछले बार जब ये आया 2024 में आया था तो 7% था, इस बार उतना इफेक्ट नहीं करेगा। और ऑन एन एवरेज ये 4.5% का इन्फ्लेशन इसमें हो सकता है। अभी जो खरीफ है, जो हमारी खरीफ जो फसल है, फसल में कोई इफेक्ट आएगा क्या? तो उतना इफेक्ट आने का चांस दिखता नहीं है। इंडिया हैज मैनेज सर्जिंग पावर डेफिशिएंट विद लिमिटेड कट्स। कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है इतना। एम्प्लॉयमेंट में भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने काफी अच्छा ग्रोथ दिखाया है। जिस पहले मैन्युफैक्चरिंग में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज इंक्रीज एंड एग्रीकल्चर सेक्टर हैज डिक्लाइन। जनरली आप अगर कंपोनेंट देखते हैं हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ का, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो थोड़ा कम दिखता था, बट उसका शेयर जो है अभी बढ़ गया है, जो कि अच्छी बात है। मैन्युफैक्चरिंग हैज ओवरटेकन कंस्ट्रक्शन एज द लार्जेस्ट नॉन एग्रीकल्चर एम्प्लॉयर। मतलब अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में आप पता है कि हमारा आज भी हमारी जो जनता है 60% वो एग्री इनकम पे डिपेंडेंट है इंडिया में।
तो पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि मैन्युफैक्चरिंग हैज ओवरटेकन द कंस्ट्रक्शन एज द लार्जेस्ट नॉन एग्रीकल्चर एम्प्लॉयर। मतलब ये इंडिकेट करता है। अब ये एआई का हमने बनाया कि एआई स्टेक पिरामिड्स में द फुल एआई इकोसिस्टम एंड लीडर्स इन द एआई रेस एज ऑन 2026। देखिए आपने इसमें क्लियरली, आप अगर इसको पिरामिड्स को देखते हैं तो पहला इसमें हार्डवेयर और इक्विपमेंट में फाउंडेशन बना, जिसमें सेमीकंडक्टर, एएसएमएल, माइक्रोन, सैमसंग, इन कंपनियों ने काफी रोल प्ले किया। फिर सेकंड फाउंड्रीज मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप देखते हो तो टीएसएमसी, सैमसंग, इंटेल ने काफी अच्छा रोल प्ले किया। फिर थर्ड में आप देखते हो तो एनवीडिया, एएमडी, ब्रॉडकॉम, इंटेल, इसने एआई एक्सेलरेटर जो है, चिप बनाते हैं जिसे बोलते हैं, उसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। फिर एआई मॉडल्स बनाने के लिए ओपन एआई, एंथ्रोपिक, इस तरह की कंपनी, गूगल, मेटा, इन लोगों ने भी काफी स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूट किया। उसके बाद में नेक्स्ट लेवल पे देखते हैं तो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गूगल, मेटा, ओराकल, इन कंपनियों ने क्रिएट किया। उसके बाद में एआई सॉफ्टवेयर डेटा अगर आप बात करते हैं तो पलंतीर है, स्नो है, मोंगोडीबी है, इस तरह की नई कंपनीज आई हैं जो जिनमें देखने को मिला कि काफी ज्यादा उन्होंने एआई सॉफ्टवेयर पे ध्यान दिया और एआई सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश की। उसमें एआई एप्लीकेशन की बात करेंगे तो सीआरएम में सेल्स फोर्स, एमएसएफटी, सर्विस नाउ, एडीबी, सैप, इन लोगों ने काफी ज्यादा पार्टिसिपेट किया। तो ये मल्टी लेयर्स है जिसमें बताया गया है कि एआई कैसे हो रहा है। हमारे यहाँ पे एआई में जो है इंडिया बहुत पीछे है। आप देखेंगे एप्लीकेशन में चैट जीपीटी, को पायलट, जेमिनी, ये सब यूएस की कंपनी है। फिर अगर मॉडल्स देखते हैं तो जीपीटी क्लाउड, जेमिनी, लामा, डीप सीक, ये यूएस चाइना दोनों को मिलके मॉडल बना है। फ्रेमवर्क में देखते हैं तो पाइट्रॉक, एडब्ल्यूएस, एज्यूर, अलीबाबा क्लाउड, ये भी यूएस और चाइना ने फ्रेमवर्क बनाए। फिर एआई एक्सेलेटर की बात करते हैं, एनवीडिया जीपीयू, एएमडी एमआई सीरीज, ये भी यूएस और ताइवान ने मिलके किया है। और सेमीकंडक्टर एंड फैब एंड एचपीएम, इसमें 90% नॉर्थ एशिया, जिसमें टीएसएमसी है जैसी कंपनी, एसके हाइनिक, सैमसंग, एएसएमएल फीड। अब देखिए यहाँ पे कहीं भी कोई भी इंडिया का नाम नहीं, कोई भी इंडिया कंपनी का नाम नहीं है, कहीं भी हम नहीं आते हैं। ये पूरा का पूरा जो एआई है, इसका जो अ, श्रेय जाता है वो यूएस को जाता है। आरएनडी भी अगर आप देखते हैं तो हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा आरएनडी में स्पेंड करते हैं हम। आप देखिए कोरिया जो है सबसे हाईएस्ट करता है, 5% ऑफ इनकम गोज टूवर्ड्स आरएनडी। हमारे यहाँ पे 0.07% है। चाइना में भी 2.8% ऑफ द जीडीपी गोज टूवर्ड्स आरएनडी। जब तक हम ये ठीक नहीं करेंगे, अगर आरएनडी में हम पैसा नहीं डालेंगे, तब तक के हमें ये इस तरह की जो बड़ी थीम है एआई वगैरह की, इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या एआई बबल है? इज एआई ए बबल? देखिए बोलना बहुत मुश्किल है, तो ओनली टाइम विल टेल। और अगर आप देखते हैं तो 100 स्टॉक्स आर ड्राइविंग नियरली द इंटायर ग्लोबल मार्केट रैली। अब देखिए टॉप 10,000 ग्लोबल स्टॉक्स विच इज देयर मार्केट कैप, वाईटीडी, मतलब ईयर टू डेट, इनका अगर गेन कंट्रीब्यूशन देखते हैं तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज 9900 स्टॉक, और ये 5%। मतलब आप सोचिए कि ये 95% जो इनका है ग्रोथ, वो टॉप 100 स्टॉक से आता है। ये ये देखिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एंड टॉप 10,000 स्टॉक्स उनका मार्केट कैप का अगर वाईटीडी गेन देखते हैं और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का, तो आप देखिए 33% का ग्रोथ मिला है। मतलब आप सोचिए कि एआई कंपनीज ने, कुछ चुनिंदा कंपनी ने मिलके बाकी के 9,900 कंपनी के बराबर से ज्यादा ग्रोथ कर लिया है, दोनों मार्केट कैप में और मार्केट शेयर में भी। अब बात करते हैं मैग्निफिसेंट सेवन लीडिंग S&P 500 रैली। ये देखते हैं तो ये प्योरली टेक ड्रिवन रैली रही है, टेक एंड एआई, एंड नाउ ड्राइविंग एसपीएक्स इवन मोर। और आप देखिए 2022, 23, 24, 25 में क्लियरली प्रोपोर्शन ऑफ आईटी एंड एआई एंड इन एसपीएक्स इज इंक्रीजिंग। ये देखिए मेगा सेवन लीडिंग द वे फॉर एसपीएक्स। अब एसपीएक्स की तरफ में ये चल पड़ा है, और कितना ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। आप देखिए मैग्निफिसेंट सेवन, आपको यहाँ पे देखिए ये मैग्निफिक, देखिए गैप देख रहे हैं आप यहाँ से इंडेक्स।
ये इस तरह से ग्रोथ देखने को मिली। इमर्जिंग मार्केट आउट परफॉर्म्स यूएस ड्यू टू थ्री चीप स्टॉक। आपने पीछे सुना होगा कि ताइवान, साउथ कोरिया, इन इन कंट्रीज के मार्केट कैप डबल हो गए। एंड इसकी वजह से उन लोगों का यूएस अंडर परफॉर्म किया है पहली बार। और इसका रीजन है कि ये कंपनियां जो है, टीएसएमसी, सैमसंग एंड एसके हाइनिक्स, ये तीनों कंपनियां जो है वो यहाँ से एशिया से बिलोंग करती है, ताइवान एंड साउथ कोरिया। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इमर्जिंग मार्केट यूएस को बीट किया है इमर्जिंग मार्केट। सो एआई स्टॉक रैली इज ड्रिवन बाय सर्जिंग प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट्स नहीं बढ़ रहे हैं। एआई इन्वेस्टमेंट्स नॉट डिलीवरिंग इकोनॉमिक रिटर्न्स येट, बट जैसा एक्सपेक्टेड है कि जिस हिसाब से वो प्रॉफिट्स डिलीवर करेंगे, अभी तक वो देखने को नहीं मिला है। पर आने वाले समय में ये हो सकता है। पर अभी तो माइनस में, जैसे ओरेकल का देखते हैं 35%, मेटा -28, अमेजॉन इज बिकम प्रॉफिटेबल नाउ, अल्फाबेट इज -15, माइक्रोसॉफ्ट इज -9.2%। Sharp rise in hyperscale capex expectation. Consensus US hyperscaler capex estimate, ये capex का estimate ये दिख रहा है कि यूएस जो है लगातार एआई में पैसा डाल रहा है, लगातार वो और आने वाले समय में भी एक्सपेक्टेड है कि 2027 और 28 में उनका जो कैपेक्स होगा, जो उसको एआई को बढ़ावा देगा, पैसा वो लगातार एआई में जाता रहेगा। सो एआई हाइपरस्केलर सीएफसी गेटिंग ड्रेन्ड, मतलब लगातार उसमें पैसा जा रहा है। मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बात कर दिया आपको, साउथ कोरिया एंड ताइवान के बारे में, जिसमें ये कंपनी को ग्रोथ देखने को मिला है। इज दिस द पीक ऑफ एआई साइकिल? वेल, यू डोंट नो अबाउट इट, यू कांट से। अभी तो ऐसा लग रहा है कि अगले 2 साल तक और कैपेक्स जाएगा, तो 2030 तक ये पीक होते हुए नहीं दिख रहा है। हो सकता है ये परसेंटेज और भी आगे बढ़े। एआई इन्वेस्टमेंट्स वेल बिलो प्रीवियस साइकिल बबल पीक। जब जब हमने पुराने पीक्स देखे और वहां से मार्केट्स को, वहां से अगर पैरामीटर के हिसाब से अगर वहां से देखा जाए तो 1860, 1880, उसके बाद में 1910, 1920, 1990, ये सब में अलग अलग समय पे अलग अलग पीक बने थे। उस समय पे यूके में पीक बना था रेल रोड्स को लेके। फिर यूएस में पीक बना था रेल रोड्स को लेके। फिर यूएस ऑटो इंफ्रास्ट्रक्चर में बबल आया था 1910 में, वहां का पीक। उस पीक से अगर कंपेयर करते हैं तो अभी भी एआई का पीक जो है वो नीचे ही है। तो आने वाले समय में हो सकता है ये और पीक करे। राइजिंग रेट्स नॉर्मली ब्रेक्स बबल। अब ये 10 ईयर जो जीसेक का मैंने आपको बताया, yield वो बढ़ा है, तो जिसकी वजह से आने वाला समय बताएगा। और लार्ज आईपीओज इंडिकेट्स टॉप ऑफ द मार्केट्स, आपने देखा है इस तरह का। स्पेस एक्स का भी आपने रिसेंटली देखा, वैल्यूएशन भी आपने देखा। मतलब आप सोचिए कि $1 ट्रिलियन से ऊपर का मार्केट कैप है स्पेस एक्स का। अब सोचिए हमारी टोटल साइज ऑफ द इकोनॉमी इज ओनली $4.18 ट्रिलियन। वो मतलब, और उसके सामने $1-1 ट्रिलियन की कंपनियां लिस्ट हो रही है। ओपन एआई इज अबाउट $830 billion, बाइट डांस इज अबाउट $480 billion, Anthropic is about $230 billion. Databricks is about $134 billion. Strip is about $91 billion. Canva is about $50 billion. So आप देखिए इस तरह की कम आईपीओज वहां पे इंडिकेट हो रहे हैं। मतलब कैन somebody imagine that if you get listed in the stock market and your market cap would be more than $1 ट्रिलियन? और दिस इज रियलिटी। स्पेसएक्स का जो आईपीओ आया, $1.25 ट्रिलियन का आया है। सो इक्विटी मार्केट में, अभी कमिंग बैक टू इंडिया, एआई के सब्जेक्ट को खत्म करते हुए मार्केट में आते हैं। देखिए स्मॉल कैप मिड कैप ने थोड़ा बाउंस बैक दिखाया है, पर लार्ज कैप अभी भी वही है। लार्ज कैप में बहुत ज्यादा कुछ देखने को मिला नहीं है। अ, थोड़े से मिड कैप और स्मॉल कैप का अगर आप देखते हैं तो निफ्टी जो है उसका एवरेज पी 18 का है,
और अभी 18 पे ही है, 18.7 का पी रहा है। मिड कैप का अगर देखते हैं तो 22 का पी है, हिस्टोरिकली 23 का पी जनरली देखने को मिलता है। ये 2016 से 2026 का डेटा मैं बता रहा हूँ। और स्मॉल कैप का उस समय पे 27 था, अभी स्मॉल कैप का 17 आ गया, तो वैल्यूएशन वाइज ठीक हो गया है। DII इज बाइंग मोर देन FPI, जैसा मैंने बोला कि अगर आप देखते हैं डेटा तो FPI जो है लगातार सेल कर रहे हैं। अब देखिए, और FII जो है वो लगातार, और DII जो है रेड में जो है वो लगातार बाई कर रहा है। तो 2026 में भी दे आर डाउन लाइक लास्ट ईयर, पिछले साल भी -19 थे। तो ये फंड्स बेच रहे हैं और डोमेस्टिक इन्वेस्टर इसे ले रहे हैं। ये ट्रेंड देखने को मिला है। अब यहां से रिवर्स होगा क्या, द टाइम विल ओनली टेल, बट इट इज एक्सपेक्टेड दैट FPIs may come back in India and start buying। 2022 से आप देखिए कि FPI जो है लगातार सेल कर रहे हैं। सबसे ज्यादा उन्होंने फिनेंशियल्स बेचे, फिर ITs बेची, फिर एनर्जी स्टॉक्स बेचा, FMCG बेचा। और इंडिया जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं वो खरीद रहे हैं। सो वो लोग केमिकल खरीद रहे हैं, हेल्थ केयर खरीद रहे हैं, इंडस्ट्रियल्स खरीद रहे हैं, बाकी के स्टॉक, सो दे हैव बीन नेट बायर। MSCI इंडेक्स हैज अंडर परफॉर्म। देखिए पिछले 2 साल से आप देखेंगे कि MSCI इंडिया इंडेक्स जो है वो MSCI इमर्जिंग मार्केट और MSCI US सबके सामने लगातार नेगेटिव रिटर्न्स दे रहा है। आप देखेंगे MSCI US has delivered 27% रिटर्न, और MSCI कोरिया, मैंने आपको बताया था कोरिया की सैमसंग की कंपनी जो है उसने 265% रिटर्न दिया है, मतलब उस इंडेक्स ने, कोरिया ने पिछले 1 साल में। अब देखिए कितना गैप है। फिर मैंने आपको ताइवान का आपको बताया था, सेमीकंडक्टर की वजह से उसकी कंपनी 116% का रिटर्न दिया है, और इंडिया अभी भी -11% पे है। FPI होल्डिंग्स एट 2 डिकेड लो। अच्छा, इसीलिए मैं ये भी बोलता हूँ अपने इन्वेस्टर्स को जो भी आज यहाँ पे लॉग इन भी किए हैं, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम आउट फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल एंड ज्वाइनिंग द कॉल। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप हमेशा डिवर्सिफाई करें। अगर आपके पास 100 रुपए है, तो ये मेरा मानना है, अगर आप हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, इफ यू कैन अफोर्ड, कि 100 रुपए में 20 रुपए आपका कम से कम बाहर लगा होना चाहिए इंडिया में। कुछ कुछ इन्वेस्टर तो ये भी देखने को मिला है कि पिछले कुछ दिनों में उन्होंने 40-40% एलोकेशन बाहर किया है, 40% ऑफ द ओवरऑल वेल्थ विच इज आउटसाइड ऑफ इंडिया। So we can't, at times we become biased about India, but India, of course, is one of the fastest growing country in the world. I am not denying on the fact. But there are times when some other countries also bounce back and tend to contribute in the overall growth of the world. And if that is a scenario, then we must have some amount of allocation in the USA. Maybe some you can do it through emerging market where Korea and Taiwan will be part of it. Some developed economies, maybe Germany, maybe Europe, and of course Taiwan and Korea has outperformed everyone. So this is what I was referring to few minutes back. एक समय था, मैंने बोला था कि FIIs का जो हमारे यहाँ पे एक्सपोजर था 30 से, तो 20 की बात कर रहे हैं, 2012 से डेटा लेते हैं, तो भी 20% उनका जो एक समय पे होल्डिंग थी हमारी ओवरऑल ओनरशिप, वो घट घट के अभी 14% रह गई है। तो अगर आप मार्केट कैप हमारा अगर देखते हैं तो इसमें सिर्फ 14% की FPI होल्डिंग हो गई है, वो भी धीरे धीरे कम हो रही है। एंड इंडियाज इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स वेटेज हैज डिक्रीज। हमारा जो एक समय पे इंडिया का जो वेटेज होता था वो 19% होता था इमर्जिंग मार्केट में, देखिए, जो कि घट घट के अभी सिर्फ 11% रहा है। और अगर ये 11 है तो हेज फंड मैनेजर उसको कोशिश करते हैं 8% तक लाने के लिए। तो अगर वो 8% तक लाने की कोशिश करते हैं, तो जब जब मार्केट गिरता है तो उन फंड मैनेजर के पास में कोई ऑप्शन नहीं होता है, उन्हें इक्विटी सेल करना ही पड़ता है। इसीलिए जैसे जैसे मार्केट नीचे जाता है और वो स्टॉक्स नीचे चले जाते हैं। सो हमारा जो वेटेज है इमर्जिंग मार्केट में कम हो गया है। और साउथ कोरिया का देखिए ऑलमोस्ट डबल हो गया 2 साल में, 9 से 22 पे चला गया। ताइवान देखिए 19 से 26 चला गया। ऑफ कोर्स चाइना का भी वेटेज थोड़ा सा कम हुआ है, 22 से 17 आया, बट सबसे ज्यादा जो इफेक्ट आया है वो इंडिया को आया है।
अच्छा, अभी बोलते हैं एफपीआई वापस कैसे आएंगे? वापस इसलिए आएंगे भी, तो अगर उन्हें इमर्जिंग मार्केट, किसी सपोज आप ग्लोबल के हेज फंड मैनेजर हैं सपोज, और आपको अपना पैसा डालना है, और आप देख रहे हैं कि अब एमएस इमर्जिंग मार्केट में अगर इंडिया का वेटेज 11% है, तो आप इमर्जिंग मार्केट को अगर बेंचमार्क बनाते हैं, तो आप चाह के भी 11% के ऊपर एलोकेशन नहीं देना चाहेंगे इंडिया को। तो ऐसे अगर परसेंटेज वेटेज कम होता है, अगर विद इन द ग्रुप, विद इन द पीयर ग्रुप ऑफ द सेम इमर्जिंग इंडेक्स, तो इससे ये पॉसिबिलिटी होती है कि आपको एफपीआई के पैसे मिलने की चांसेस और भी कम हो जाते हैं आने वाले समय में। इंडिया का शेयर जो है ग्लोबल मार्केट कैप में 2024 में पीक हुआ था। उस समय पे हम 4.6% कंट्रीब्यूट कर रहे थे, जो कि अभी 3% पे आ गया है। और अगर हमारा एवरेज भी देखते हैं पिछले 15-16 सालों का, तो वो 2.8% रहा है। तो पिछले 2 सालों में इंडिया में काफी मार्केट नहीं चलने की वजह से काफी नंबर्स कम दिख रहे हैं। बट ओवरऑल अगर आप देखते हैं ग्रोथ निफ्टी 50 की, सेंसेक्स की, इट इज वेरी मच इन लाइन। लार्ज कैप्स में पैड अच्छे आए हैं, मिड कैप में भी अबव है, स्मॉल कैप भी इन लाइन है। तो ओवरऑल बहुत ज्यादा इश्यूज दिखते नहीं है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स। अर्निंग्स वो पिक हो रही है, जो पैड जिसे बोलते हैं। तो टोटल प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग जो है वो फिर से वहां पे बढ़ने लगी है। मतलब प्रोमोटर्स ने बाईबैक चालू कर दिया है। मतलब इसका मतलब है प्रोमोटर्स को लगता है कि मार्केट जो है वो बॉटम आउट हो चुका है, और वो अपने ही शेयर को वापस लेना चाह रहे हैं। रुपी वीकेंड्स ऑफर फॉलोड बाय इक्विटी अपसाइड। चूंकि अब रुपी बहुत ज्यादा टूट के अभी 94 तक आ गया है, और हमने पहले भी चेक चेक किया है कि जब जब रुपी में पहले डेप्रिसिएशन आया, जैसे 2008 में लेमन ब्रदर के क्राइसिस के समय पे रुपी जो है 31% माइनस हुआ था। फिर 2011 में ब्रेक्सिट होने के टाइम पे तो 20% डिप्रिशिएट हुआ था। 2012 में 16% डिप्रिशिएट हुआ था। तो इस तरह से अगर आप देखते हैं, तो इस बार जो है 2025 से 26 तक के 14% अप्रिशिएट हुआ है। लेकिन उसी समय पे अगर आप मार्केट देखते हैं, तो मार्केट ने 30% रिटर्न दिया, 24% रिटर्न दिया, 20% रिटर्न दिया। तो इस बार अगर 14% गिरा है, तो हो सकता है मार्केट जो है निफ्टी और सेंसेक्स 27-28% रिटर्न दे सकते हैं, इफ इफ हिस्ट्री हैज टू रिपीट बाय इटसेल्फ। That's about done, and this is about SIF. Now, this is the category which is emerging very well, and I am requesting all our clients to start participating in, other than mutual fund, start investing through SIF also, because SIF tends to reduce your volatility and at the same time increase your overall returns. So that makes a lot of difference. And this is the gold prices. Gold prices have started declining a bit, so one has to be careful about gold at this point of time. And overall demand for growth is for gold is coming down due to the prices hike. प्राइस हाइक होने से क्या हो गया था कि जितने भी ज्वेलर्स हैं वहां पे काम बंद हो गया था। तो अभी वो काम धीरे धीरे चालू हो गया है, और धीरे धीरे आपको उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। So with that, I would like to conclude my presentation here. I take this opportunity to thank all the investors who had taken the time out from their busy schedule and attended our seminar that we have recently conducted. Thanks to our Chief Business Officer and Investment Head, Mr. Samir Kumar. उन्होंने बहुत अच्छा वेबिनार अरेंज किया। गोविंद जी भी आए बाहर से, बाहर देश से, और उन्होंने भी हमारे इसको अटेंड किया, इस सेशंस को। और इसमें हमने बताया कि आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को पीएमएस के प्लेटफॉर्म पे कैसे इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं, और कैसे एडिशनल अल्फा जनरेट कर सकते हैं। दैट वाज वन। एंड सेकेंड, आप अगर म्यूचुअल फंड अपनी होल्डिंग क्रिएट किए हुए, तो उसे आप मैक्सिमम यूटिलाइज करके एडिशनल अल्फा कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसके बारे में ये सेशन हुआ था। इसके अलावा हमारी जो रिसर्च टीम है, लगातार हम अपने इन्वेस्टर्स को अपडेट कर रहे हैं। Me and my investment team have been continuously writing blogs on what is the difference between PMS versus direct equity, PMS प्रोवाइडर क्या है, एनआरआई के रिपेट्रेशन, हमारे बहुत सारे एनआरआई क्लाइंट्स हैं, तो रिपेट्रेशन के रूल कैसे चेंज हुए हैं, म्यूचुअल फंड वर्सेस पीएमएस वर्सेस एआईएफ,
फेमा के रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे हुए, फैमिली ऑफिस कैसे सेटअप करना है। तो इस तरह से हम लगातार अपनी कोशिश कर रहे हैं अपने इन्वेस्टर्स को लगातार एजुकेट करने के लिए। विद दैट आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू शेयर, सो वी कैन टेक अ क्वेश्चन एंड आंसर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।